ये जो व्यक्ति खड़ा है, आप लोग सोचते होंगे कि तमिलनाडु प्रकरण में सबसे ज्यादा कष्ट मनीष कश्यप को हुआ। यही सोचते हैं ना, यही सोचते हैं ना। अगर मेरे से भी ज्यादा किसी को कष्ट हुआ तो वो आपके सामने खड़े हैं, आप लोगों के सामने खड़े हैं। इनकी कहानी आप लोग दिखाइए, मेरी कहानी दिखाइए या मत दिखाइए, इनकी कहानी दिखानी जरूरी है। मैं अपने नानी को खो दिया, हालांकि इलाज कराता तो 2-3 साल और जीती, 4 साल जीती, 5 साल जीती, उससे ज्यादा मेरी नानी नहीं जिंदा रहती। उससे मुझे पता है, मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं जेल में था तो मुझे इस बात का डर था कि मैं अंदर रहूं और नानी मेरी मर जाए तो मैं नानी को नहीं देख पाऊंगा। ये चीज है। मेरे घर का कुर्की हुआ आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर मेरे से भी ज्यादा कोई कष्ट झेला, जेल के अंदर कोई प्रताड़ित हुआ, तो वो आप लोगों के सामने खड़े हैं। इनका नाम राकेश तिवारी है, नौबत हो गई है। ये जब इनको जो है 41-42 कितना का नोटिस वाला 41A के तहत नोटिस दिया गया। उसके तहत होता है कि हम आपसे जवाब सवाल पूछेंगे, तो आइए ना जवाब सवाल पूछिए, नहीं चले गए बेचारे। 41A के तहत नोटिस दिया गया, ये गए, सवाल पूछा गया, इन्होंने जवाब दिया। उसके बाद इनको फिर मौका देना चाहिए, क्योंकि 41A के तहत आप बुलाए हैं, संवैधानिक अधिकार है, आप बुला सकते हैं और लोग जाके जवाब सवाल दे सकते हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। एक बार सब लोग बोलिए, क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। इन्होंने अधिकारी से बोला, अपने अधिकारी से बोला, क्या बोला कि अगर आप हमको जेल भेजेंगे तो मेरे घर में कोई मर जाएगा। क्या बोला इन्होंने? मेरे घर में कोई मर जाएगा। और इनके पिताजी मुंबई से इलाज करा के आए थे, पटना से। इनके दादाजी वेंटिलेटर पे थे और इनकी ऑक्सीजन पे, और इनकी दादी माँ थी, और ये जेल चले गए और इनकी दादी माँ मर गई, जेल चले गए, इनके दादाजी मर गए। इनके लिए मर गए, और ये वो इसलिए मर गए कि उनके दादा और दादी को पता था कि मेरा राकेशवा गलत नहीं है और सरकार ने इसके साथ अत्याचार किया है। अब बताइए इस अत्याचार का जवाब हम लोग कैसे देंगे सरकार को? क्या इनके दादा और दादी को सरकार वापस लाके देगा? और कमाल की बात यह है कि जिस केस में ये जेल गए थे, उस केस में इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अगर ये बेल पे होते तो एक सेकंड के लिए मैं मानता कि चलो ठीक है, बेल पे है, अभी कोर्ट में, न्यायालय में अभी केस पेंडिंग है, क्या होगा क्या नहीं। कोर्ट ने क्या किया? बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा राकेश तुम गलत नहीं थे। अब बताइए इनके दादा और दादी को कौन वापस लेके आएगा? और ऐसे अनेकों दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, मौसा चाचा, ना जाने कितने लोगों का बेटा बेटी, बहन भाई मर जाता है और सिस्टम और सरकार आंख खोल के देखते रहता है और उसके आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं आता है। बताइए उन लोगों के लिए आवाज आखिर कौन उठाएगा? आप लोग बताइए, क्या आप इस इंतजार में हैं कि आपके घर में किसी की मौत हो जाए इस सिस्टम की वजह से, इस सरकार की वजह से? आप लोग इस इंतजार में हैं? बताइए क्या दोस्त था इनका? बाकी कहानी जो है वो राकेश भाई बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और आज जो है कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। बताइए। देखिए इस केस के बारे में आज से पहले हमने कभी कुछ नहीं बोला है। जिस समय केस हुआ था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप ने ये बोला इसलिए इनको इतना दिन रखा गया, ये किया वो किया, लेकिन हम आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोले थे। अरेस्ट होने के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, और आज बोल रहे हैं पूरी
कहानी सुनने के लिए तैयार है ना? 5 मिनट का समय ले लेंगे, समझे? और आज का दिन जो है ना, पिछले वक्त 9 मार्च को मुझे जेल भेजा गया था। आज के दिन ही मुझे जेल भेजा गया था। और मेरे घर की स्थिति क्या है वो मैं बताता हूं। मेरे पापा को महावीर कैंसर संस्थान से मैंने पटना में ही ऑपरेशन करवाया था और वो घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे। मेरे दादाजी 3 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जी रहे थे, यानी मेरे घर पे सारा व्यवस्था था और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे वो जिंदा थे। यानी उनको किस तरह से देख रेख की जरूरत होगी आप लोग समझ सकते हैं। मेरी दादी गिर गई थी, कुल्हा टूट गया था और उनका सारा क्रियाकलाप बेड पे। घर में करने वाली बस एक मेरी माँ थी और एक हम थे जो बाहर का दवा वगैरह ला के देते थे। मेरे चाचा जी अपने 12 साल के बेटे को लेकर मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे और ऐसे में मुझे नोटिस भेजा गया और होली के दिन बुलाया गया। आप लोग बताइए होली के दिन कौन बुलाता है पूछताछ के लिए? होली के दिन बुलाया गया। मेरे चाचा ही जाके बात किए, उसके बाद उन्होंने 1 दिन का समय लिया। 1 दिन बाद हम खुद गए। मेरे ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा नहीं था, पहले से मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, किसी तरह का मैंने कोई काम ही नहीं किया था। सच कहूं तो मैं वीडियो बहुत शौक के लिए बनाता था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बाकी मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरा यही था, परिवार वालों का भी यही था शौक कि हम पढ़ लिख के कहीं वो नौकरी कर रहे। लेकिन मुझे बुलाया गया, मैं गया। मैं इसलिए गया कि मेरे घर पे पुलिस वाले न जाए, क्योंकि मेरे घर पे अगर पुलिस वाले जाएंगे तो 3 पेशेंट मेरे घर पे थे और उन लोगों के साथ क्या होता आप सोच सकते हैं, उसके बारे में सोच के मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा वो आप सोचिए। मैं गया, मेरे से पूछताछ होने लगी, मुझसे कैमरा मांगा गया, मैं कैमरा दे दिया। मेरे से मोबाइल मांगा गया, मैं मोबाइल दे दिया। मेरे से जो पूछा गया मैंने सब कुछ, मुझे जो पता था मैंने बताया। फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा और मुझे मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक इतना मैं किसी के सामने रोया। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर पे किसी न किसी एक का जो है डेथ हो जाएगा। और मुझे पता था कि कोई एक जो है मेरे घर पे इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, पता नहीं किसके प्रेशर में। उन लोगों को सोचना चाहिए वो पढ़ लिख के जो है इस जगह पे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके दबाव में। वो पढ़ाई किया जब किसी के दबाव में आपको काम करना पड़े, लेकिन फिर भी वो लोगों ने भेजा। मैं जेल गया। जेल में हम पहली बार जेल गए थे। वहां किसी तरह से हम एडजस्ट करके 10-15 दिन बिताए। लग रहा था कि अब निकल जाएंगे। अचानक एक दिन शाम में जो है खबर आती है, पुलिस वाले आके बताते हैं कि बाहर एक डेड बॉडी आया हुआ है। अब सोचिए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि मेरी दादी का डेथ हो चुका है और डेड बॉडी जेल में आया हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि मेरे घर में आज तक कोई पुरुष जेल में नहीं गया था मेरे से पहले, और मैं वो भागा पोता हूं कि मैंने अपनी दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पे मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। मरने के बाद मेरी दादी जेल में आई और बाहर से ताला लगा, और ताला लगने के बाद मेरी दादी कैद हुई, बेउर जेल में बंद हुई। उसके बाद मैंने कंधा दिया और तब मेरी दादी वहां से जो है उनको ले जाया गया और दाह संस्कार वगैरह हुआ। और ये सब कुछ बीता, मैंने सब कुछ कहा। जेल के आने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी चिंतित थे क्या वहां पे बीत रहा होगा, सब लोग जा रहे हैं। मेरे पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उनका जवान बेटा जेल में है, उनकी माँ का डेथ हो रहा है, उनके पिताजी ऑक्सीजन पे है, वो चार से भी एक दवा तक नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनका खून का ऑपरेशन हुआ है। और ये तमाम मुसीबतें हमने झेला और अब जाके जेल से निकलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इंतजार कर रहा था कि वो एक ही नेता आएगा ही, मैं जान रहा हूं कि मैं सच्चा हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे पता था। और वो एक दिन आता है जब न्यायालय से मुझे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब ये मेरी कहानी है। मैं न्यायालय जिन लोगों को, भारत में जिन लोगों को न्यायालय में भरोसा है वो बताया है तो दोष मुक्त हो गए। लेकिन मेरे वो 70 दिन, मेरी दादी का जो निधन हुआ वो, मेरे पिताजी से जो बीता वो, मेरे घर वालों से जो बीता वो, उसका हिसाब मांगने हम किसके पास जाए?
अगर हम निर्दोष हैं तो हमको अरेस्ट करने वाले वो तमाम लोगों पे केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और पता है हम तो भाग्यशाली है कि हम आके अपनी कहानी आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। मेरे जैसे कितने ऐसे राकेश होंगे ना, कितने ऐसे मनीष होंगे ना, जिसकी कहानी आप लोगों तक आ भी नहीं पाती है। फर्जी मुकदमा होता है, जेल में जाता है, उसका जीवन बर्बाद होता है और वो कहीं का नहीं रहता है। अब आप लोग बताइए कि जो मेरे साथ हुआ है उसके गुनाहगार को सबके सामने लाना चाहिए। हम अगर हमको कानून ने दोष मुक्त कर दिया, यानी हम सही थे, तो फिर हमको जेल भेजा क्यों गया? हमको जेल भेजा क्यों गया? बात का जवाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी आवाज बने और आप लोग मेरे भी, वरना आज कल हो सकता है आप में से कोई एक के पास एक को जेल भेज दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, आपका जीवन कर दिया जाएगा। कौन कौन मेरे साथ है जरा हाथ उठा के बताया। और ये पहली बार हमके बोले हैं। और जितने भी लोग कैमरा घुमा देख, बिहार के इतने सारे यूट्यूबर अगर राकेश और मनीष के साथ खड़े हैं, तब जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और किसी बिहार के युवा के साथ फिर ऐसा ना हो, फिर किसी का जीवन बर्बाद ना हो। और मेरा सपना था कि मैं एक नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब तो हम मरते दम तक बिहार के लिए लड़ेंगे। जिस चीज के लिए हमने अपने दादी को खोया है, जिस चीज के लिए हम अपने परिवार वालों को तरसता हुआ देखे हैं, उसके लिए अब लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे। और कहते हैं ना, हाथी चींटी वाला आप लोगों ने सुना होगा कहानी, हम वो चींटी बन के ना हाथी को बेचैन कर देंगे। ये बात याद रखिएगा। हम जान रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन तैयार तो छोड़ेंगे नहीं, जब तक है तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम बस यही जानते हैं कि हम सही हैं और सही हमको न्यायालय ने कह दिया, तो हमारे से पहले हमारा सारा वीडियो उठा के देख लीजिए। ना किसी पार्टी से मतलब था, ना किसी राजनीति से मतलब था, ना किसी जाति से मतलब था, सबके लिए हम वीडियो बनाते थे। फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो आज पहली बार आप लोगों के बीच में हमने अपनी बात को रखा है और अब आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म की जगह ये बात रखें और अब छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अब लोग कहते हैं ना कि इसने नहीं फंसाया, उसने नहीं फंसाया, तो किसने फंसाया? किसी ने तो फंसाया है जी, किसी ने तो फंसाया, किसी ने तो फर्जी मुकदमा दर्ज किया, तो उनको तो सामने आना पड़ेगा। बाकी जो है ये शुरुआत है, अभी बोलना शुरू किए हैं, आगे लंबा चलेगा ये लड़ाई। यही कहेंगे आप सब लोग का साथ चाहिए, आप सब लोग तैयार रहे और ये लड़ाई को वहां तक लेके जाना है जहां बिहार जो है वो देश का नंबर 1 राज्य बन जाए। बिहार में जिस दिन एक भी फर्जी मुकदमा न हो, किसके लिए हमने आवाज उठाया था? बिहार के मजदूर के लिए आवाज उठाया था। मजदूर के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? हाँ, नेताओं को पूरा लग जाता है। एक यूट्यूबर जो है जो पैसा कमाता है तो अपने परिवार के बाद अपने बाद जो पैसा बनता है उस पैसा से हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज को चढ़ाता है। ये गलत है, ये गलत है। अगर नहीं है तो आप सब लोग ये करें। इसी बात में तो डर है नेताओं को। बड़े बड़े लोगों को तो वो सेटल कर देते हैं, कंपनी वाले लोगों को सेटल कर देते हैं। हम लोग लिफाफा नहीं देते हैं, इस बात का दुख है। हम लोग जो है जाके उनका बात जो है भ्रष्टाचारियों का बात जो है मानते नहीं है, भ्रष्टाचार पे चुप नहीं रह जाते, इस बात का उनको बुरा लगता है। तो बुरा लगे उनको आदत बनाना होगा, क्योंकि हम लोग जो है तैयार है। अब इससे ज्यादा कष्ट तो हमको नहीं होगा, हम तो तैयार हो गए। हमको तो सोचना वही लोग जो है मजबूत बना दिया, हमको तो योद्धा बना दिया। अब जो है हम रुकने वाले थोड़े हैं, लड़ेंगे और आप सब भी हमारे साथ रहिएगा, आपको पूरा भरोसा है। बाकी जो है यूट्यूब के लिए जो सम्मान समारोह है और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। हम सब लोग हमेशा बैठते रहेंगे, आपस में बात विचार होते रहेगी। एक समय था जब यूट्यूबर करके अपमानित किया जाता था, पत्रकार नहीं कहा जाता था,